अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो इको लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। ये एक ऐसी फील्ड है जो इन्वायरमेंटल साइंस और लिंग्विस्टिक्स का कॉम्बिनेशन कंसीडर की जाती है। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं बिटवीन द लैंग्वेज, ह्यूमन और द इन्वायरमेंट, यानी कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमन रिजाइड करते हैं और जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं, इनके आपस में क्या बॉन्ड है, क्या रिलेशनशिप है, वो हम इको लिंग्विस्टिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें एटिमोलॉजी की, कि ये जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इको लिंग्विस्टिक का, इसका क्या मतलब है, इसके लिटरल मीनिंग की अगर हम स्टडी करें तो ये जो दो वर्ड है हमारे पास, इको और लिंग्विस्टिक्स, हम इनको वर्ड लेवल के ऊपर पहले समझेंगे। इको जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसको ओइकोस कहा जाता है, जिसका मतलब है होम या एनवायरनमेंट। ओइकोस एक ऐसा वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। देन हमारे पास जो सेकंड वर्ड है वो लिंग्विस्टिक्स है, जिसमें हम कहते हैं कि भाई ये स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम इको लिंग्विस्टिक की बात करें तो इको लिंग्विस्टिक में हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे जो लैंग्वेज है वो इन्वायरमेंटल थिंकिंग और एक्शन को शेप करती है, यानी कि जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उससे हमारी इंटेंशंस का पता करवाया जा सकता है कि हमारी इंटेंशन हमारे इन्वायरमेंट को लेके, हमारे नेचर को लेके कैसी हैं। अब हम बात करेंगे इको एंड लिंग्विस्टिक्स ऑफ द इको लिंग्विस्टिक की। ये जो टर्म है इसमें इको और लिंग्विस्टिक बेसिकली क्या कह रहे हैं। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट एज आई हैव टोल्ड, और लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। तो इको लिंग्विस्टिक बेसिकली यहाँ पे ये बात करता है कि भाई इन्वायरमेंटल इशू को कैसे लैंग्वेजेस के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे उन हम इन्वायरमेंटल इशू का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारी कम्युनिकेशन है वो हमारी इकोलॉजिकल अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। यानी कि अगर आप एक इन्वायरमेंट में रह रहे हो और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्लाइमेट चेंज है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, डाइवर्सिटी के इश्यूज हैं, तो अगर आपने उन इश्यूज को एड्रेस करना है और उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उन चीज़ों के ऊपर बातचीत करनी पड़ेगी। तो उस डिस्कशन को हम लोग डील करते हैं इन द फील्ड ऑफ इको लिंग्विस्टिक्स। देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इकोसोफी का। इकोसोफी, ये जो वर्ड सोफी है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फिलोसफी को, और इको का एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि भाई इसका मतलब होता है एनवायरमेंट, यानी कि एक इकोलॉजिकल फिलोसफी जिसमें हम पर्सनल और कल्चरल ओवरव्यू देते हैं अबाउट द नेचर, कि भाई हम नेचर को कैसे परसीव करते हैं और हमारे कल्चर में नेचर की क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो कॉन्सेप्ट है इकोसोफी का, ये दिया था आर्नी नाइस ने। उन्होंने कहा था कि जो इकोसोफी है वो एक ऐसा सिस्टम ऑफ वैल्यूज है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ ट्रेडिशन है जो हमें गाइड करता है कि हमें नेचर के साथ कैसे बिहेव करना है, दैट हाउ द ह्यूमंस शुड लिव विद द नेचर, कि इंसानों को नेचर के साथ कैसे गुजारा करना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को नेचर के अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। इकोसोफी जो है वो एक मॉरल फ्रेमवर्क है, यानी कि वो हमारे लिए एक गाइडिंग सोर्स है जिसके थ्रू हम अपनी लैंग्वेज को शेप कर सकते हैं, और जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करेगी और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने नेचर को परसीव करेंगे। लेट्स सपोज कि इकोसोफी हमें सिखाता है कि आपने मोरालिटी बेस्ड लैंग्वेज रखनी है अपने इन्वायरमेंट को लेके, तो हम इन्वायरमेंट को अपने लिए एक ब्लेसिंग कंसीडर करेंगे, और जब हमें ये चीज समझ आ जाएगी कि हमारा इन्वायरमेंट हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, तो ऑब्वियसली आप उस ब्लेसिंग को डिवैल्यू नहीं करोगे, डिग्रेड नहीं करोगे, डिस्ग्रेस नहीं करोगे, तो उसकी जो वैल्यू आपकी माइंड में है वो इन्हेंस होगी। तो इस तरह से फिर आप अपने एनवायरनमेंट की केयर करोगे, उन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करोगे और नेचर की जो असल ब्यूटी है उसको अंडरस्टैंड करोगे। अब हम बात करेंगे रूट्स ऑफ द इको लिंग्विस्टिक्स की। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि जो इको लिंग्विस्टिक है वो एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो मल्टीपल ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे हम इको लिंग्विस्टिक का टचअप देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इकोलॉजी है कि जिसमें हम स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली हम उसमें कोई ना कोई लैंग्वेज टूल्स यूज करते हैं। देन हमारे पास फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स है कि ऑब्वियसली अगर आपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करना है तो आपको एक लैंग्वेज की जरूरत होगी, एक मीडियम की जरूरत होगी, तो वो आपको लिंग्विस्टिक्स देती है। देन हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी की एक फील्ड है जिसमें हम कल्चर की स्टडी करते हैं कि हमारा कल्चर किस तरीके से हमारे एनवायरमेंट को और हमारे नेचर को इंपॉर्टेंट कंसीडर करता है। देन हमारे पास फिलोसफी की एक फील्ड है जिसमें हमने इकोसोफी का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई फिलोसफी के अंदर कैसे एनवायरमेंट को और नेचर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे एक पूरी एज चली है रोमांटिक एज इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, जहाँ पे जो मल्टीपल पोइट्स थे वो नेचर को, एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। हमारे पास वर्ड्सवर्थ है, एस.टी. कॉलरिज है, ये सारे ऐसे पोइट्स थे जिन्होंने नेचर को इंपॉर्टेंस दी थी। देन हमारे पास जो लास्ट अप्रोच है वो है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की, सीडीए की। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए सीडीए क्या होता है। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में आप तीन चीजों को अपने माइंड में रखते हो, पावर, लैंग्वेज एंड आइडियोलॉजी को, कि अगर आपके पास पावर है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ये आपके कंट्रोल में है कि आप अपने नेचर को साफ सुथरा रख सकते हो, लेकिन आपने ये चीज दूसरों को भी कहनी है तो आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू कहोगे
और लैंग्वेज और पावर जब आपस में मिलते हैं तो एक आइडियोलॉजी बनती है, और वो जो आइडियोलॉजिकल अप्रोच होती है फिर उससे रिजल्ट्स निकलते हैं, उससे फिर हम लोग आउटकम्स निकाल सकते हैं। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज एंड इन्वायरमेंट का, जो कि एडवर्ड सैपर ने दिया था कि लैंग्वेज कैसे शेप करती है हमारे थॉट्स को, हमारी रियलिटीज़ को, कि भाई लोगों ने कैसे रियलिटी को परसीव करना है, ये उनकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। इंसान की जैसी लैंग्वेज होगी, ह्यूमन बीइंग के जैसे वर्ड्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो नेचर को, रियलिटी को परसीव करेंगे। लैंग्वेज न्यूट्रल नहीं है, लैंग्वेज जो है बेसिकली वो नेचर के अकॉर्डिंग ही चेंज होती रहती है, यानी कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी लैंग्वेज होगी। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो सम लैंग्वेज हैव मेनी वर्ड्स फॉर द नेचर, यानी कि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें नेचर को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। जैसे कि मैंने रोमांटिक एज की बात की, उस टाइम पे आप लोग नेचर के ऊपर ज़्यादा जोर डाल रहे होते हो कि इसकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर, इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, तो ऑब्वियसली फिर जब आप एक चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करते हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेम अगर हम इंडस्ट्रियल लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे नेचर को एक रिसोर्स कंसिडर किया जाता है कि भाई नेचर हमारे लिए कमाई का एक जरिया है। एक कैपिटलिस्ट अप्रोच की बात की जा रही है यहाँ पे कि भाई एक इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर नेचर को पैसे कमाने का एक जरिया समझा जाता है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल इश्यूज की तो हम इसको डिफरेंट फील्ड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर हम बात करें साइंटिफिक लैंग्वेज की, साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बात करें तो हम इन्वायरमेंटल पॉलिसीज की बात करते हैं, मल्टीपल लॉज बन रहे हैं आजकल। मीडिया फ्रेमिंग में बात करें तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस को हम लोग देखते हैं, इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज को हम देखते हैं। तो फिर ये जो हमारे पास इकोलॉजिकल अप्रोचेज हैं, अगर हम इसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखें, देखो 1960s 50s से पहले ना इन्वायरमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। रोमांटिक एरा के अंदर डिफरेंट राइटर्स ने नेचर को एडमायर जरूर किया था, लेकिन नेचर को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें नहीं की जा रही थी। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नेचर इतनी डिस्ट्रॉय हुई, जो अर्थ है उसके ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आई कि लोगों ने सोचा कि भाई अगर हमने कंट्रोल ना किया जो अर्थ के ऊपर डिस्ट्रक्शन है उसको, तो ये रहने के काबिल नहीं रहेगी जगह। तो फिर उसके बाद 90s 50s और 60s के बाद एक अर्ली फेज आया जहाँ पे 1970s से 80s के दौरान एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस किया जाने लगा, उस लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाने लगा कि भाई हमने कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। यहाँ पे लैंग्वेज की डाइवर्सिटी के ऊपर फोकस किया जाने लगा, यहाँ पे एनवायरनमेंट के एक्सटिंक्शन के ऊपर बात करने लगे कि भाई अगर हमने एनवायरनमेंट को ना बचाए तो हमारा एनवायरनमेंट एक्सटिंक्ट हो जाएगा। देन हमारे पास एक मिडल फेज आई 1990s से, यहाँ पे क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का बड़ा इन्फ्लुएंस था और इन्वायरमेंटल डिस्कोर्स की बात की जाती थी कि भाई अगर तुमने अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, अपनी अर्थ को रहने के काबिल बनाना है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ कोशिशें करनी पड़ेंगी। देन हमारे पास मॉडर्न फेज आई 2000 से लेकर जो आज तक चल रही है, जहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज डिस्कोर्स की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और डिफरेंट आइडियोलॉजिकल लैंग्वेज की बात करते हैं कि भाई ऐसे इश्यूज अब भी हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी नेचर के अंदर, जिसकी वजह से हमारी लाइफ रोज इफेक्ट होती है। फ्लड्स के इश्यूज हैं, अर्थक्वेक्स हैं और भी मल्टीपल ऐसे वॉल्केनोज एरप्शंस हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत इन्फ्लुएंस होती है। अगर हम चाहते हैं कि इन प्रॉब्लम से बच सकें तो फिर हमें अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, और अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपने उसको डिस्कस करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उस चीज के ऊपर कम्युनिकेशन करनी है। उसके लिए अगर आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, दैट इज अ लैंग्वेज। एंड हमारे पास इको लिंग्विस्टिक्स के कुछ मॉडल हैं जिसमें हम बेसिकली लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं एक लॉजिकल व्यूज के थ्रू, जिसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं: डिस्कोर्स एनालिसिस, इकोसोफी एंड इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। यानी कि आप उस कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को स्टडी करते हो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप रह रहे हो, यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट है। आप इकोसोफी की बात करते हो यानी कि वैल्यूज की बात करते हो, और इम्पैक्ट को स्टडी करते हो लैंग्वेज की ऑन द एनवायरनमेंट। देन हम बात करेंगे आइडियोलॉजीज एंड डिस्कोर्स की। सबसे पहले तो हम इन दोनों चीजों को समझते हैं कि ये होता क्या है। हमें पता है कि जो आइडियोलॉजी है वो सेट ऑफ बिलीव्स और आइडियाज है जो हमारे लैंग्वेज को शेप करता है। अगर हमारी पॉजिटिव आइडियोलॉजीज होंगी तो हमारे बिलीव्स भी पॉजिटिव होंगे और हमारे जो आइडियाज हैं वो भी पॉजिटिव होंगे, तो ऑब्वियसली हम नेचर के अंदर भी फिर पॉजिटिविटी ही फैलाएंगे। सेम अगर जो हमारी लैंग्वेज है हम उसको यूज कर रहे हैं तो हम एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो कहीं ना कहीं इसका पर्पस ये है कि मैं इको लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक पर बात कर रही हूँ, यानी कि मैं रेलिवेंट हूँ, मेरा जो डिस्कोर्स है, मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट है। तो यहाँ पे ये बात की जाती है कि इको लिंग्विस्टिक फील्ड में जो लैंग्वेज है वो रिफ्लेक्ट करती है आइडियोलॉजीज को अबाउट द नेचर। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है तो वो नेचर को एक रिसोर्स समझेंगे। अभी नेचर हमारे लिए पैसे कमाने का एक जरिया है, यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, यहाँ से हम रिसोर्सेज को स्नैच आउट करेंगे या यूज करेंगे और अपना जो एक कैपिटलिस्ट गेन है उसको एनहेंस करेंगे। अगर हम इकोलॉजिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो वो नेचर को लिविंग सिस्टम के तौर पर समझते हैं कि भाई यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं हम उनको यूटिलाइज करेंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि भाई गॉड ने ये रिसोर्सेज हमारे लिए बनाए हैं,
और हम इन रिसोर्सेज को एनहेंस करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जिससे नेचर को नुकसान ना हो, ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। एंड हमारे पास कॉन्सेप्ट है फ्रेम एंड फ्रेमिंग का। फ्रेम एक ऐसा मेंटल स्ट्रक्चर होता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है, और फ्रेमिंग में हम बात करते हैं कि कैसे जो लैंग्वेज है वो किसी इशू के ऊपर बात करते हैं हम लैंग्वेज को यूज करते हुए। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वर्ड है क्लाइमेट क्राइसिस। जब हम ये वर्ड क्राइसिस सुनते हैं ना, तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालते हैं हमारे माइंड के ऊपर कि भाई बहुत जल्दी एक्शन लेने की जरूरत है, एक अर्जेंट एक्शन की नीड है, वरना एनवायरमेंट खत्म हो जाएगा, तबाही आ जाएगी। अगर हम एक वर्ड सुनते हैं क्लाइमेट चेंज, तो ये इतना लाइट सा वर्ड है, हम कितने बड़ा न्यूट्रल सा इम्पैक्ट आता है हमारे माइंड पे कि भाई चलो ठीक है, हमारे पास टाइम है, हम चीजों को संभाल लेंगे। यानी कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो हमारे एक्शन को शेप करते हैं। अगर आप कहते हो क्लाइमेट क्राइसिस, तो आपको लगता है कि हमें कोई अर्जेंट स्टेप लेने की जरूरत है क्योंकि क्राइसिस आ गए हैं। अगर आप बात करते हो क्लाइमेट चेंज की, तो आप कहते हो अच्छा ठीक है, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बड़ा न्यूट्रल सा इम्पैक्ट आपके माइंड पे आता है। इससे हमें अंदाजा होता है कि किस तरीके से जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारे माइंड को इफेक्ट करती है, और फिर जो हमारा माइंड है वो हमें मोटिवेट करता है कि हमने कैसे एक्शंस लेने हैं, या फिर एक्शन लेने भी हैं या नहीं लेने। एंड हमारे पास कॉन्सेप्ट है मेटाफर का। मेटाफर्स जो है वो हमारी थिंकिंग को शेप करते हैं बाय कंपेयरिंग कॉन्सेप्ट्स। यानी कि मेटाफर में आप लोग ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हो। लेट्स सपोज मैं एक फ्रेज बोलती हूँ कि अर्थ इज आवर मदर। एक फ्रेज है हमारे पास कि धरती माँ। अब ये जो एक टर्म है ना, अर्थ इज आवर मदर, यहाँ पे बड़ी केयर एंड रिस्पेक्ट दिखाई जा रही है टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द नेचर। लेकिन अगर एक और फ्रेज की मैं बात करूँ, दैट नेचर इज अ मशीन, तो यहाँ पे आप ना एक कंट्रोल और एक्सप्लॉइटेशन देखने में नजर आती है हमें कि भाई कैसे एक ही चीज है, एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, अर्थ की ही बात की जा रही है, नेचर की ही बात की जा रही है, लेकिन पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। एक तरफ आप एक जगह की प्रोटेक्शन की बात करते हो, उसकी केयर की बात करते हो, उसको रिस्पेक्ट देते हो, और दूसरी जगह आप उसी पे अपना कंट्रोल, अपनी डोमिनेंसी दिखाते हो और उसकी एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हो। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है कन्विक्शन एंड फैक्टिसिटी पैटर्न्स का। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कन्विक्शन और फैक्टिसिटी पैटर्न्स होते क्या हैं। तो कन्विक्शन बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ होते हैं जो हमारी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस की जाती हैं, और फैक्टिसिटी पैटर्न्स हमें बताते हैं कि लैंग्वेज कैसे कुछ बातों को प्रेजेंट करती है जो कि फैक्ट्स होती हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि हम कहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज इज रियल। ठीक है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। हमारे पास फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक हैं, या और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। हर वक्त बारिशों का होना है, मौसम का ये इस तरीके से चेंज होना, सर्दी गर्मी एंड ऑल, ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज है, लेकिन इसके ऊपर कन्विक्शन दी जाएगी कि वी मस्ट एक्ट नाउ। अब हमें एक्ट करना होगा ताकि हम इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके, इन प्रॉब्लम से अपनी नेचर को, अपनी अर्थ को और खुद को बचा सके। तो इसको हम कहेंगे कन्विक्शन। यानी कि फैक्ट्स तो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को कबूल करना कि भाई ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, ये रियलिटी बेस्ड बातें हैं, और फिर इसके ऊपर कन्विक्शन देना कि हम इसको ऐसे सॉल्व आउट करेंगे। तो इसको कहते हैं कन्विक्शंस एंड फैक्टिसिटी पैटर्न्स। एंड हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, अरेजर वर्सेस सैलियंस का। अगर आप इको लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो आपको पता होना चाहिए। अरेजर में हम लोग बात करते हैं कि किन किन फैक्टर्स को, किस किस इंपॉर्टेंट चीजों को, किन किन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छुपाया जाता है या इग्नोर किया जाता है। यानी कि इरेजर मीन्स समथिंग दैट यू आर हाइडिंग और इग्नोरिंग, एंड दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इरेजर की हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं, वाइड इरेजर, मास्किंग इरेजर, बैकग्राउंडिंग इरेजर। वाइड इरेजर में ना हम लोग कंप्लीट एब्सेंस शो करते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, उस चीज को ऐसे कंसीडर करेंगे जैसे वो है ही नहीं। देन सेकंड टाइप हमारे पास है मास्किंग की, डिस्टॉर्शन। यानी कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हम उसको ऐसे बस हल्का हल्का ही टच कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है, यानी कि जितनी उस चीज की इंपॉर्टेंस है हम उस चीज को उतनी एक इसेंशियलिटी नहीं दे रहे। देन हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट है बैकग्राउंडिंग का, कि भाई लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब अगर इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करें, तो हमारे पास जैसे लैंड डेवलपमेंट की बात होती है, तो हम उसमें भाई ठीक है, हम लैंड को डेवलप कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, अर्थ को फायदा होगा, कैपिटलिस्ट अप्रोच यहाँ पे दिखाई जा रही है। लेकिन जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन हो रही है, जिससे जो एनिमल्स का एक हैबिटेट है, जो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ऑक्सीजन जनरेटिंग सोर्स हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, हम उस चीज की बात ही नहीं करते। देन हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट है सैलियंस का। सैलियंस का मतलब होता है दैट व्हाट इज मेड इंपॉर्टेंस और नोटिसेबल, यानी कि ऐसी चीजें जिनको हम चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, जो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उन चीजों को बार बार डिस्कस किया जाता है, उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि वो नोटिसेबल लगे, उसको हम कहते हैं सैलियन। इसकी थ्री टाइप्स हमारे पास होती हैं, रेपिटेशन, एम्फेसिस एंड पोजीशनिंग इन सेंटेंस। रेपिटेशन में आप उस चीज को बार बार डिस्कस करते हो, उस चीज के बारे में बार बार बात करते हो ताकि लोगों के माइंड से वो कभी डिस्प्लेस हो ही ना। सेकंड टाइप हमारे पास है एम्फेसिस की, यानी कि आप पॉन्डर करते हो उस चीज के ऊपर, बार बार उस चीज के ऊपर जोर डालते हो कि भाई ये प्रॉब्लम आपकी सोसाइटी के अंदर है और इसको आपको डील करना ही पड़ेगा। एंड हमारे पास है पोजीशन इन अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के अंदर उस चीज को आप सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हो, आगे आगे रखते हो। जैसे मैं कहती हूँ
कि हमारे माहौल में बड़े-बड़े मसले हैं, तो मसले ज़रा एंड पे चला गया सेंटेंस में, लेकिन हम कहेंगे बहुत मसले हैं हमारे माहौल में, तो वो मसले जो है वो एज़ अ सब्जेक्ट यूज़ होगा, तो फिर ज़्यादा एम्फेसिस उस वर्ड के ऊपर जाएगा। यानी कि सेंटेंस पोज़िशनिंग के अंदर आप सेंटेंस में ऐसी जगह पे अपने उस वर्ड को प्लेस करते हो जहाँ पे सारा फोकस उस वर्ड के ऊपर आ जाए। इसको हम कहते हैं एक्टिव अप्रोच में वर्ड को यूज़ करना, पैसिव अप्रोच में नहीं। देन हमारे पास इसकी एग्जांपल है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। हम कितना कहते हैं कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं भई, कि हमारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, खत्म हो जाएँगी एक वक़्त आने पे। अब क्यों खत्म हो जाएँगी? क्योंकि फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, एक्वेटिक पॉन्ड्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ पे बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पे, कि भई उनके लिए आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाओ ताकि उनको बचाया जा सके, लेकिन जो उनके नेचुरल एनवायरनमेंट खत्म हो रहे हैं उस पे कोई बात नहीं करता। एंड हमारे पास इग्नोरिंग पॉल्यूशन के इश्यूज़ हैं, कि हमारी सोसाइटी के अंदर कितने ज़्यादा पॉल्यूशन के इश्यूज़ हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, वी हैव, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भई ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं कैपिटलिस्ट अप्रोच इफ़ेक्ट होगी। अब इंडस्ट्रीज़ लगवाना रोक तो नहीं सकते, सेम आप ट्रांसपोर्ट रोक तो नहीं सकते, आपकी कैपिटलिज़्म अप्रोच इनके साथ जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को इस तरीके से डील करते हो कि लोगों का ध्यान ना जाए कि असल में ये चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं, ये चीज़ें टेंशन क्रिएट कर रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर। क्योंकि अगर लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएँगे, अगर वो समझ जाएँगे कि भई ये जो एक पॉल्यूशन के सोर्सेज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसान हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो कैपिटली को, वो जो उनकी कैपिटलिज़्म अप्रोच है, उसको फिर खतरा हो सकता है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हमने यही बात की कि जो इको लिंग्विस्टिक है, वो बताती है कि लैंग्वेज कैसे एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग को शेप करती है, हमारी आइडियोलॉजीज़ को रिफ्लेक्ट करती है और हमारे इकोलॉजिकल बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करती है। देन हमने इसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से स्टडी किया, जिसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन में बात की कि इको लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है, इसकी एटोमोलॉजी देखी, बिटवीन द इको और लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप को स्टडी किया। देन हमने बात की इकोसॉफी की, जो ऑर्नी नाइस का कॉन्सेप्ट था और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है इन द फील्ड ऑफ द इको लिंग्विस्टिक्स। देन हमने इसकी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच देखी कि इसकी मल्टीपल फील्ड्स में रूट्स हैं। देन हमने एडवर्ड सैपर का कॉन्सेप्ट देखा कि उसने कहा कि भाई लैंग्वेज और इन्वायरमेंट जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात की डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर, दैट वाज साइंटिफिक, पॉलिटिकल और मीडिया। फिर हमने इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखा, जो ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर से पहले तो नेचर को कुछ भी नहीं समझते थे ये लोग। वर्ल्ड वॉर के बाद 70s 80s में आ गए ना, हमारे पास अर्ली फेज आया, देन मिडिल फेज आया 90s में, और आजकल जो है वो मॉडर्न फेज चल रहा है 2000 से बाद से लेकर टिल नाउ। देन हमने इको लिंग्विस्टिक मॉडल की बात की, आइडियोलॉजीज एंड डिस्कोर्स की बात की इन शेपिंग द इको लिंग्विस्टिक्स। देन हमने बात की फ्रेम्स एंड फ्रेमिंग की, मेटाफर की बात की कि कैसे हम चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। हम कहते हैं अर्थ इज आवर मदर या नेचर इज मशीन। जो बात आप कहोगे लोग उस चीज़ को सच मान लेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो नेचर को रिस्पेक्ट करेंगे या फिर उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। देन हमने कन्विक्शन एंड फैक्टिसिटी पैटर्न्स की बात की, एंड इन द एंड हमने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास अरेजर और सैलियंस थे। सो होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग about the field of the ecolinguistics. That's it for today. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.